Hello everyone, welcome to Amraj classes. Today we will solve HTET PGT PYQs और ईयर कौन सा रहेगा 2019 का। टोटल हम 6 पेपर आपका सॉल्व करेंगे 2019 टू 2024, जिसमें से आज सॉल्व करेंगे 2019 का। और इसका जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और ऑफिशियल आंसर की भी। तो आप चाहे वहां से कलेक्ट कर लीजिए या फिर ऑफिशियल साइट से, वहां पर भी आपको अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट में देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होगा। और सेकंड पार्ट लैंग्वेजेस का रहेगा, जिसमें आपका हिंदी में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और थर्ड पार्ट रहेगा जनरल स्टडीज का, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जीके एंड अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आपका लास्ट पार्ट 4 सोशियोलॉजी से रहेगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आज हम सोशियोलॉजी पोर्शन का अपना देखेंगे, और आपको ध्यान में रखना, आपको टोटल टाइम कितना दिया जाएगा, 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। चलिए देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रिलेटेड विद, हरित क्रांति संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीनरी, हरियाली से। सेकंड ऑप्शन है इन्वायरमेंट, पर्यावरण से। थर्ड ऑप्शन है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से। फोर्थ ऑप्शन है एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, कृषि आधुनिकीकरण से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, पूछा जाता है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम। जो भी बातें बताई जा रही, वो सारी बातें आपको याद रखना, क्योंकि कभी ना कभी आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बना है। तो सबसे पहले ये शब्द किसने यूज किया ग्रीन रेवोल्यूशन? विलियम गॉड ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर, तो 2 फादर हैं। एक आपका अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, और अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे। तो अगर इंडिया में पूछा जाए तो आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हो जाएंगे, और अगर वर्ल्ड के लेवल पर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। और 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसकी मदद से? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी की मदद से लॉन्च किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपको पता है एग्रीकल्चरल फील्ड में काफी अहम रोल प्ले किया है। उस समय जो कंडीशन था आपका, फूड डिफिशियंटी इकोनॉमी थी इंडिया की, उससे उबारने में बहुत ज़्यादा मदद किया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। और आपको पता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का प्रयोग किया गया था, जो आपके खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अहम रोल प्ले किया था। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, कृषि आधुनिकीकरण से। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आप सबको पता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, और इनकी डेथ भी अभी रिसेंटली हुई थी 28 सितंबर 2023, 98 ईयर की एज में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925। तो अभी आपको बताया गया था कुछ दिन पहले कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके जन्मदिन के दिन कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a concept defined by Srinivas, a process by which a low caste or a tribe or other group changes its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of a high twice born caste is called as। तो श्रीनिवास द्वारा परिभाषित एक अवधारणा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च और अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है, को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन किनशिप, नातेदारी। सेकंड ऑप्शन अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। थर्ड ऑप्शन सेंसकटाइजेशन, संस्कृतिकरण। फोर्थ ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, और ये डेफिनेशन आपका श्रीनिवास जी ने दिया था कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधाराओं और जीवन के तरीके को उच्च और अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है, उसको संस्कृतिकरण कहा जाता है।
संस्कृताइजेशन कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यूज इन इवेलुएटिंग द बिहेवियर एंड बिलीव्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर्स कल्चर इज नोन एज। अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करना कहलाता है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये भी आपको बताया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है एथनोसेंट्रिज्म, नृजाति केंद्रवाद। सेकंड ऑप्शन है कल्चरलिज्म, संस्कृतिवाद। थर्ड ऑप्शन है कल्चरल रिलेटिविटी, सांस्कृतिक सापेक्षता। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करना नृजाति केंद्रवाद कहलाता है, एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एथनोसेंट्रिज्म, नृजाति केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बुक्स एंड ऑथर्स के नेम दिया गया। यहाँ पर आपको ऑथर्स के नेम दिया गया और यहाँ पर बुक्स के नेम दिए गए हैं। बताना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है जीएस घुरिये, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। सेकंड ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, डाइवर्सिटीज। थर्ड ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, मॉडर्न इंडियन कल्चर। फोर्थ ऑप्शन है ए आर देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये जीएस घुरिये का है। डाइवर्सिटीज डीपी मुखर्जी का है। मॉडर्न इंडियन कल्चर ये एम एन श्रीनिवास का नहीं है, ये भी आपका डीपी मुखर्जी का है। और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये ए आर देसाई का है, ये भी आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, एम एन श्रीनिवास, मॉडर्न इंडियन कल्चर, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। तो मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी ये बुक है आपका डीपी मुखर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द अनक्वाइट वुड्स? द अनक्वाइट वुड्स के लेखक कौन है? ये भी आपको बताया गया था जब आपको बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टैलकेट पार्सन, सेकंड ऑप्शन है बिल्फ्रेडो परेटो और थर्ड ऑप्शन है बी आर चौहान और फोर्थ ऑप्शन क्या है? रामचंद्र गुहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द अनक्वाइट वुड्स ये बुक है रामचंद्र गुहा जी की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सिस्टम, खुली व्यवस्था। सेकंड ऑप्शन है अचीव्ड स्टेटस, अर्जित प्राय स्थिति। थर्ड ऑप्शन है रिलीजियस डिसेबिलिटीज, धार्मिक निर्योग्यताएं। फोर्थ ऑप्शन है क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपको बताना है इसमें सोशल क्लास जो सामाजिक वर्ग है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसका। तो आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा, खुली व्यवस्था भी हो जाएगा, अर्जित प्राय स्थिति भी आ जाएगा, धार्मिक निर्योग्यताएं नहीं होगा और क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना भी आपकी विशेषता है सामाजिक वर्ग का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, रिलीजियस डिसेबिलिटीज, धार्मिक निर्योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इन ग्रुप डब्ल्यू जी समनर। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह सी एच कूले। थर्ड ऑप्शन है रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह हर्बर्ट हाइमन। फोर्थ ऑप्शन है आउट ग्रुप बाय समूह लेस्टर वार्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है डब्ल्यू जी समनर ने आपका इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप दोनों ही दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन ग्रुप तो होगा नहीं डब्ल्यू जी समनर, प्राइमरी ग्रुप वाला भी नहीं होगा, प्राइमरी ग्रुप आपका सी एच कूले ने दिया है। और यहाँ बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो रेफरेंस ग्रुप का आपका हर्बर्ट हाइमन हो जाएगा और आउट ग्रुप लेस्टर वार्ड ने नहीं दिया है। किसने दिया? समनर ने दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, आउट ग्रुप लेस्टर वार्ड। और लेस्टर वार्ड का टाइम पीरियड क्या है? 1841 से 1913। लेस्टर वार्ड आपके अमेरिकन बोटेनिस्ट थे, पैलियंटोलॉजिस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट थे और ये पहले प्रेसिडेंट थे आपके अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के। कौन? लेस्टर वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हिंड्रेंस इन सोशल चेंज?
निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन में बाधा नहीं है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लास सिस्टम, वर्ग व्यवस्था। सेकंड ऑप्शन है इलिटरेसी, अशिक्षा। थर्ड ऑप्शन है फोर्सेस ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा की ताकत। और फोर्थ ऑप्शन है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन में क्या बाधा नहीं है ये बताना है, तो आपका क्लास सिस्टम जो है, वर्ग व्यवस्था, ये बाधा नहीं है, जबकि आपका इलिटरेसी हो गया, शिक्षा हो गया, और ट्रेडिशन की जो फोर्सेस हैं, परंपरा की ताकत, ये भी आपका बाधा है, और कास्ट सिस्टम तो है ही जाति व्यवस्था आपका। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, क्लास सिस्टम, वर्ग व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन से। सेकंड ऑप्शन है विमेंस मूवमेंट, महिला आंदोलन से। और थर्ड ऑप्शन है इकोलॉजिकल मूवमेंट, पारिस्थितिकीय आंदोलन से। और फोर्थ ऑप्शन है लेबर मूवमेंट, कामगार आंदोलन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है जो चिपको मूवमेंट है, इसको चिपको आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ट्री होता है उसको सबने गले लगा लिया था। ये स्टार्ट हुआ था आपका 1973 से। आपको पता हो डिस्ट्रिक्ट कौन? चमोली डिस्ट्रिक्ट से, जो कि पहले आपका जब ये मूवमेंट था तब ये उत्तर प्रदेश में था, बट बाद में आपका पता है उत्तर प्रदेश आपका उत्तराखंड 2000 में डिवाइड हो गया। तो जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड डिवाइड हो गया तो चमोली डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ चला गया? उत्तराखंड में। तो अभी किसका पार्ट है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट? उत्तराखंड का पार्ट है। तो वहां पर ये मूवमेंट चलाया गया था, चिपको मूवमेंट, और किसने लीड किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। ये सारी बातें आपको पता ही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इकोलॉजिकल मूवमेंट, पारिस्थितिकीय आंदोलन से रिलेटेड था ये। इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो रूरल विलेजर्स थे उनके द्वारा किया गया था, स्पेशली जो वहाँ की महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर डिफाइंड अथॉरिटी एज। मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेजिटिमेट पावर, कानूनी शक्ति। सेकंड ऑप्शन है ट्रेडिशनल पावर, परंपरागत शक्ति। थर्ड ऑप्शन रिलीजियस पावर, धार्मिक शक्ति। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर सत्ता को, अथॉरिटी को क्या मानते हैं? लेजिटिमेट पावर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, लेजिटिमेट पावर, कानूनी शक्ति। और इनके टाइम पीरियड की बात करें तो क्या है मैक्स वेबर का? 1864 से 1920। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 अप्रैल 1864 इरफर्ट जर्मनी में हुआ था। और इनका डेथ कहाँ हुआ था? 14 जून 1920 म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। और इनकी बुक का नाम आपको नहीं भूलना, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बुक कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ इज। कानून का तोड़ना है। फर्स्ट ऑप्शन करेज, साहस। सेकंड ऑप्शन है क्राइम, अपराध। थर्ड ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कानून का तोड़ना क्या है? अपराध है। अपराध क्या है? अपराध ऑफेंस क्या है? एक एक्ट है, हार्मफुल एक्ट है, जो आपका किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो गया, कम्युनिटी के अगेंस्ट हो गया, सोसाइटी के अगेंस्ट हो गया, या स्टेट के अगेंस्ट हो गया, इनके अगेंस्ट में होता है। तो आपका द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ इज क्राइम। कानून का तोड़ना क्या है? एक अपराध है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, क्राइम, अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is not the evil consequences of communalism? निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम नहीं है, पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। सेकंड ऑप्शन है हिंड्रेंस इन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता में बाधक। थर्ड ऑप्शन है लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, जन धन की हानि। फोर्थ ऑप्शन है रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक कट्टरता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया कौन सा एक सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम नहीं है। तो जो धार्मिक कट्टरता है आपका, रिलीजियस फैंटासिज्म, ये आपका परिणाम है
जन धन की हानि, लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, ये भी है। और हिंड्रेंस इन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता में बाधक, ये भी आपका दुष्परिणाम रहा है। जबकि आपका जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है, उग्र राष्ट्रवाद, ये सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड विद अर्बनाइजेशन? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता शहरीकरण से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है एनोनिमिटी, गुमनामी। सेकंड ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विषमता। थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। फोर्थ ऑप्शन है कॉमन गोल्स, लक्ष्यों की समानता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बताना कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपका शहरीकरण से रिलेटेड, कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि गुमनामी है, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विषमता भी है, और इंडिविजुअलिज्म भी है, व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा मिलता है, और कॉमन गोल्स नहीं होता, लक्ष्यों की समानता नहीं होती। तो ये आपका विशेषता नहीं है शहरीकरण का, अर्बनाइजेशन का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, कॉमन गोल्स, लक्ष्यों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रीजनलिज्म? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रवाद का कारण है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा, यहाँ पर जो कारण दिए गए कौन सा रीजनलिज्म का है, क्षेत्रवाद का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमानता। सेकेंड ऑप्शन है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, पारिवारिक विघटन। थर्ड ऑप्शन है इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अंतर पीढ़ी संघर्ष। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रवाद का कारण क्या है? क्षेत्रीय असमानता आपका क्षेत्रवाद का कारण है, रीजनल डिस्पैरिटी। तो आपका, और फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, ये पारिवारिक जो विघटन है, ये रीजनलिज्म का कारण नहीं है, ना कि और अंतर पीढ़ी संघर्ष भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रवाद का कारण क्या है? क्षेत्रीय असमानता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रीजनल डिस्पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट, जाति। सेकंड ऑप्शन है फैमिली, परिवार। थर्ड ऑप्शन है पंचायती राज, और फोर्थ ऑप्शन है रिलीजन, धर्म। तो किससे रिलेटेड है आपका? तो आप सबको पता है जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपका 1992 का है, और इसके द्वारा आपका ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, पार्ट 9 आपका ऐड हुआ, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल आपका 243 से लेके आपका 243 ओ तक देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपका एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया। शेड्यूल क्या है? 11th शेड्यूल को ऐड किया गया, जबकि आपका जो 12th शेड्यूल है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। और ये कितने टॉपिक को, कितने सब्जेक्ट को कवर करता है आपका 11th शेड्यूल जो है? तो 29 सब्जेक्ट को कवर करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, पंचायती राज। और किसके रिकमेंडेशन से आया? बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन से आया, और 3 टायर सिस्टम उन्होंने सजेस्ट किया। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु was the founder of सत्य शोधक समाज in 1873? तो वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन पेरियार, थर्ड ऑप्शन रामाकृष्ण परमहंस, और फोर्थ ऑप्शन ज्योतिराव गोविंद राव फुले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है, कई बार ये आपके एग्जाम में भी बना, आपको जो है पीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे या फिर कोई और सभी पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई, किसके द्वारा किया गया? ज्योतिराव गोविंद राव फुले जी के द्वारा किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, ज्योतिराव गोविंद राव फुले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन मीन्स भूमंडलीकरण का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन रीजनलिज्म आंचलिकता, सेकंड ऑप्शन है ट्राइबल कल्चर जनजातीय संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है होमोजेनाइजेशन सजातीयकरण, फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबल कल्चर वैश्विक संस्कृति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वैश्विक संस्कृति। ग्लोबल कल्चर से एक देश से दूसरे देश में जो कल्चर है स्प्रेड होता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर ग्लोबल कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या हो गया? ग्लोबल कल्चर वैश्विक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइनॉरिटी ग्रुप इज बिगर इन रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा अल्पसंख्यक समूह बड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन मुस्लिम, सेकंड ऑप्शन जैन, थर्ड ऑप्शन क्रिश्चियन, फोर्थ ऑप्शन है सिख। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम के कितने परसेंटेज है? तो मुस्लिम का है आपका 14.2% और जैन का क्या है? जैन की बात करते हैं तो ये है 0.4% और क्रिश्चियन का कितना परसेंटेज है? तो क्रिश्चियन का है आपका 2.3% और सिख का क्या है? सिख का है 1.7%। तो ये आपको सीक्वेंस में भी अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो आपको याद रख लेना जो माइनॉरिटीज है इंडिया में उनके क्या क्या परसेंटेज है। यहाँ तो पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जो अल्पसंख्यक समूह है माइनॉरिटीज ग्रुप है कौन सा सबसे बड़ा समूह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मुस्लिम का सबसे ज्यादा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट मुस्लिम। तो मुस्लिम का 14.2% है। वहीं क्रिश्चियन की बात करते हैं, क्रिश्चियन का आपका हो जाएगा 2.3%, ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड पे आपका सिख हो जाता है 1.7%। फोर्थ पे आपके बुद्धिस्ट आ जाते हैं, बुद्धिस्ट का कितना है? 0.7% है। और जैन का क्या है? 0.4% है। और सबसे कम कौन है? पारसी हैं जिनके कितने परसेंटेज के हैं? 0.06%। ये पारसी का नंबर है। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कौन है? मुस्लिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो बताना है लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन अमर्त्य सेन, सेकंड ऑप्शन मनकर ओल्सन, थर्ड ऑप्शन आर.सी. पांडे, फोर्थ ऑप्शन है वाई सिंह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन ये बुक है मनकर ओल्सन की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मनकर ओल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मंडल कमीशन फॉर आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक कास्ट क्लास एज बैकवर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन से मापदंड का उपयोग मंडल कमीशन ने एक विशेष जाति वर्ग को पिछड़ा मानने के लिए किया था? फर्स्ट ऑप्शन सोशल सामाजिक, सेकंड ऑप्शन एजुकेशनल शैक्षिक, थर्ड ऑप्शन इकोनॉमिक आर्थिक, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑप्शंस आर राइट सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सोशल को भी लिया गया है, एजुकेशनल को भी और इकोनॉमिक को भी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो मंडल कमीशन से आपने देखा बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो मंडल कमीशन को और किस कमीशन के नाम से जानते हैं? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है एससीबीसी। और ये स्टैब्लिश आपका किया गया था मंडल कमीशन को 1979 में। और तब गवर्नमेंट किसकी थी? जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी का गवर्नमेंट था उस समय इसको स्टैब्लिश किया गया। प्राइम मिनिस्टर आपके मोरारजी देसाई साहब थे और उस समय इसको लाया गया आइडेंटिफाई करने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है इंडिया में इनको। और इसको हेड किसने किया? बीपी मंडल ने किया। तो ये सारी बातें आपको याद रखना। 27% जो रिजर्वेशन दिया गया वो भी यहीं से आपका देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ द मदर ऑन द बिहेवियर ऑफ द सन विच कंट्रोल इज दिस। बेटे के व्यवहार पर माता का नियंत्रण या कौन सा नियंत्रण है? फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट कंट्रोल अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट कंट्रोल प्रत्यक्ष नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल कंट्रोल औपचारिक नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटे के व्यवहार पर माता का नियंत्रण कैसा नियंत्रण है? डायरेक्ट।
कंट्रोल है, प्रत्यक्ष नियंत्रण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। थर्ड ऑप्शन है चेंज इन ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन है चेंज इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना में परिवर्तन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा इंडियन सोसाइटी में, ये पूछा जा रहा है आपका। तो कास्ट सिस्टम पर तो पड़ा, आपने अच्छे से देखा। और अर्बनाइजेशन भी हुआ, इससे गांव से लोग शहरों को पलायन हुए, तो अर्बनाइजेशन भी आपको देखने को मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और ज्वाइंट फैमिली में भी चेंजेस देखने को मिला। अब ज्वाइंट फैमिली के बजाय सिंगल फैमिली बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और चेंज इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ये नहीं होगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि राष्ट्रीयता की भावना में परिवर्तन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, चेंज इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। जबकि आपका कास्ट सिस्टम हो गया, फैमिली सिस्टम हो गया, तो इन सब पर, और जो विवाह का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ यहाँ कुल आप देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन, स्टेट ऑफिशियली प्रमोट द रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी, राज्य द्वारा आधिकारिक स्तर पर अल्पसंख्यकों के धर्म को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है अपोजिंग ऑल रिलीजन्स बाय स्टेट, राज्य द्वारा सभी धर्मों का विरोध। थर्ड ऑप्शन है स्टेट विल नॉट गिव एन स्पेशल कंसर्न विद एनी रिलीजन, राज्य किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्मनिरपेक्षता का आशय है राज्य किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्टेट विल नॉट गिव एन स्पेशल कंसर्न विद एनी रिलीजन। तो आपको ध्यान में रखना, इंडिया कैसा कंट्री है? सेकुलर कंट्री है। और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर किया गया सेकुलर वर्ड। तो पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी एक्ट बिल लाके इसको चेंज नहीं कर सकती है। इंडिया का नेचर है आपका सेकुलर स्टेट है इंडिया। इसके लिए आपको आर्टिकल भी याद रखना। आपको पता है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंक्लूड किया गया प्रियम्बल में। उससे पहले भी आपका आर्टिकल एग्जिस्ट करता था, तो तब भी आपका ये इंक्लूड करने से पहले भी इंडिया आपका सेकुलर कंट्री था। इसके लिए आप आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल 25 देख लीजिए, 26, 27, 28, ये सब आपको फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है। तो 25 क्या कहता है? 25 में आपको है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो अपने रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो और 20, और ये फोर्सफुली नहीं करना है प्रचार आपको। और 26 आपको किस चीज़ का फ्रीडम देता है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो भी आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को। और 27 किसकी बात करता है? 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आप चाहे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। और वहीं 28 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए आपको स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो कभी पढ़ेंगे आर्टिकल, इत्मीनान से सारे आर्टिकल्स को पढ़ा जाएगा जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not the major environmental problem and risk? निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की प्रमुख समस्या और जोखिम नहीं है? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिसोर्स डिप्लीशन, संसाधनों की छीणता।
सेकंड ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। थर्ड ऑप्शन है पॉल्यूशन, प्रदूषण। फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या पूछा गया कि एक पर्यावरण की प्रमुख समस्या और जोखिम नहीं है, तो रिसोर्स डिप्लीशन, संसाधनों की छीड़ता है आपका समस्या। ग्लोबलाइजेशन नहीं है, पॉल्यूशन भी है, आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ये आपका क्या है? आपको फ्रीडम देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। यहाँ पर आपको प्रेस को भी फ्रीडम दिया गया है यहाँ पर आपका। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पर आपका 6 फ्रीडम दिया गया है, वो भी आपको देखना है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वहाँ पर आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है, नहीं तो आप किसी को कुछ भी कह दें, क्योंकि आपका राइट वहीं तक है जहां तक दूसरे के राइट का हनन ना हो। राइट, अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, ये आर्टिकल 14 बात करता है। और आर्टिकल 17 तो आपका ना जाने कितने बार पूछा गया है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से डील करता है, अस्पृश्यता का अंत से। और आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में आपका दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहां पर दिया गया? आर्टिकल 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which gas in the atmosphere protects us from the ultraviolet rays of sun। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल ब्रोमाइड, फोर्थ ऑप्शन है ओजोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है ओजोन, कई बार आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ये आपका पोचमपल्ली से स्टार्ट किया गया था और ये स्टार्ट कब से हुआ था? 1951 से। और इसको आपका ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है भूदान मूवमेंट को। और किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, आचार्य विनोबा भावे। Next question is the creation of affluent neighborhoods that are separated from their surroundings by walls and gates with controlled entry and exit is known as। एक समृद्ध पड़ोसी का निर्माण जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है, जहां प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है, को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेफ सोसाइटी, सुरक्षित समाज। सेकंड ऑप्शन है मॉडर्न कम्युनिटी, आधुनिक समुदाय। थर्ड ऑप्शन है गेटेड कम्युनिटी, गेटेड समुदाय। और फोर्थ ऑप्शन है अवेयर सोसाइटी, जागरूक समाज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक समृद्ध पड़ोसी का निर्माण जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है, जहां प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है, उसको आपका गेटेड समुदाय कहते हैं, गेटेड कम्युनिटी कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, गेटेड कम्युनिटी। और इसको बनाने के पीछे आपका पर्पज क्या होता है? तो प्राइवेसी मेंटेन करना, इंट्रूजन को रोकना, ये सब इसके पर्पज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following felt that the effect of competition were generally harmful। निम्नलिखित में से किसने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा का प्रभाव आम तौर पर हानिकारक था? फर्स्ट ऑप्शन है आर के मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन है जे एस मिल,
थर्ड ऑप्शन है डीपी मुखर्जी और फोर्थ ऑप्शन CW मिल्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा का प्रभाव आमतौर पर हानिकारक था? जेएस मिल ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूज दैट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ सम क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स हेल्प टू एस्टैब्लिश द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम? यह किसका तर्क है कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की धार्मिक मान्यताएं पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में मददगार है? फर्स्ट ऑप्शन है जेएस मिल, सेकंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन डैनियल बिल, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया मैक्स वेबर की बुक का नाम प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक में वेबर ने आपका व्याख्या किया, इंटरप्रेट किया और बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म केवल एक ही कारण नहीं, लेकिन पूंजीवाद के उदय के कई कारणों में से एक अवश्य है। और पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों का जो प्रभाव पड़ा है, क्या है, सबसे पहला तो काम करना ही सबसे बड़ा गुण है, कर्म ही पूजा है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय में अधिकतम उत्साह एवं निष्ठा से कार्य करे और ऋण पर ब्याज लेना चाहिए। और प्रोटेस्टेंट धर्म में अल्कोहल जो है उसकी निंदा की गई है। अगर व्यक्ति मद्यपान करेगा, अल्कोहल लेगा तो उसी के नशे में डूबा रहेगा, तो कर्म पूजा जैसी बात रह नहीं जाएगी। और अधिक कार्य करना, कम छुट्टी लेना, ये सभी इनके काम की आदत है, मीन जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले हैं वो मानते हैं। और बेबर का कहना है कि पूंजीवाद वस्तुतः तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा की अर्थव्यवस्था प्रारंभ होती है। तो ये तर्क किसका है कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की धार्मिक मान्यताएं पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में मददगार है। तो मैक्स वेबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स इज कॉल्ड। प्रशिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेशन, सहयोग, सेकंड ऑप्शन है अकोमोडेशन, समायोजन, थर्ड ऑप्शन सोशलाइजेशन, समाजीकरण, फोर्थ ऑप्शन है डेवियंस, विचलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रशिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है, आपका क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, सोशलाइजेशन, सामाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजीकरण का अभिकरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन फैमिली, परिवार, सेकंड ऑप्शन पीयर ग्रुप, मित्रों का समूह, थर्ड ऑप्शन नेबरहुड, पड़ोस, और फोर्थ ऑप्शन है पावर, शक्ति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको कई बार बताया गया जो सामाजीकरण की आपकी एजेंसी है उसमें आपका परिवार भी आता है, पीयर ग्रुप भी आता है और नेबरहुड भी आता है। क्या नहीं आता? पावर नहीं आता। और आपसे यहाँ पर नहीं पूछा भी गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट का परिणाम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सेकंड ऑप्शन है हाउसिंग प्रॉब्लम, आवास समस्या, थर्ड ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल की समस्या, और फोर्थ ऑप्शन है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या विस्फोट का यहाँ पर कारण क्या नहीं रहा है, क्या परिणाम नहीं रहा है? तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, आवास समस्या भी है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट वाज। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह प्रयोग करता है। फर्स्ट ऑप्शन कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि, सेकंड ऑप्शन हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि, थर्ड ऑप्शन साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, फोर्थ ऑप्शन स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह प्रयोग करता है वैज्ञानिक विधि। सोशोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट वाज साइंटिफिक मेथड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद
अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अभी इसका राइट आंसर आपको बताया भी गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 27, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 17 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 28। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 15 आपका किससे डील करता है? आर्टिकल 15 आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको दिया जा सकता है, क्योंकि कभी किसी एग्जाम में दिया भी गया था। तो आर्टिकल 15 तो नहीं होगा आपका। और आर्टिकल 27 आपका किससे डील करता है? अभी आपको बताया गया, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये आपका आर्टिकल 27 में आता है। और आर्टिकल 17 भी आपको बताया गया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से डील करता है और यही आपसे पूछा भी गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 17। और आर्टिकल 28 भी आपको बताया गया था कि आपको फ्रीडम है, आप अटेंड कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या फिर रिलीजियस वर्शिप में, किसी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं, लेकिन कुछ जहाँ पर धर्म की शिक्षाएं दी जा रही वहां पर आप अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी? तो बताना है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक किसने लिखी है? ये डॉक्टरल थीसिस है इमाइल डर्कहाइम का। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमाइल डर्कहाइम, सेकंड ऑप्शन मॉरिस गिन्सबर्ग, थर्ड ऑप्शन डेविड ग्लास, फोर्थ ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इमाइल दुर्कheim। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not the characteristics of संस्कृताइजेशन? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है, बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू लोअर कास्ट, निम्न जातियों से संबंधित। सेकेंड ऑप्शन है रिलेटेड टू वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण से संबंधित। थर्ड ऑप्शन है पोजिशनल चेंज, पदमूलक परिवर्तन। और फोर्थ ऑप्शन है आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस, विचारधारा गृहीता प्रक्रिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपको बताना है कि जो संस्कृतिकरण है, संस्कृताइजेशन है, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए, रिलेटेड टू लोअर कास्ट, लोअर कास्ट से रिलेटेड है आपका निम्न जातियों से संबंधित। तो निम्न जाति के जो लोग हैं उच्च जाति की चीजों को वो ग्रहण करते हैं आपका इस प्रोसेस के दौरान। तो ये तो आपका है संस्कृतिकरण की विशेषता में। और पश्चिमीकरण से संबंधित नहीं है आपका संस्कृतिकरण, दोनों अलग है आपका। और पोजिशनल चेंजेस होता है, आपको पता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होता है, पोजिशनल चेंजेस होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चरल चेंजेस और पोजिशनल चेंजेस, इन दोनों को देके आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें बस पोजिशनल चेंजेस होता है सेंसिटाइजेशन में। और आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेसेस भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, रिलेटेड टू वेस्टर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज क्लासिफाइड सोशल ग्रुप इनटू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप? किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतर समूह और बाह्य समूह में किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बोटोमो, सेकंड ऑप्शन शमनर, थर्ड ऑप्शन कूले, फोर्थ ऑप्शन जॉनसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताया भी गया था आपको कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में क्लासिफाई किसने किया है? समनर ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ? निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बर्थ रेट, सेकंड ऑप्शन डेथ रेट, मृत्यु दर, और थर्ड ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा कारक है आपका जो प्रभावित करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को? तो बर्थ रेट भी करता है, डेथ रेट भी करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said the history of all hitherto existing society is the history of class struggle? किसने कहा अब तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन ओपेनहीमर,
थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन कोजर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सबको पता है कार्ल मार्क्स का ही ये स्टेटमेंट है कि अब तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी कलेक्शन ऑफ प्री लिटरेट लोकल ग्रुप which occupies a common territory, speaks a common language, practices a common culture is called। स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सोसाइटी समाज, सेकंड ऑप्शन ट्राइब जनजाति, थर्ड ऑप्शन क्लास वर्ग, फोर्थ ऑप्शन कास्ट जाति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो जनजाति कहलाता है, ट्राइब कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ट्राइब जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च बुक किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया और ये भी आपको बताया गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जीएम फिशर, सेकंड ऑप्शन है ईएस बोगार्डस, थर्ड ऑप्शन सीए मोजर, फोर्थ ऑप्शन है पीबी यंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, पीबी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय जीएस घुरिये इज करेक्ट। तो निम्न में से जीएस घुरिये द्वारा दी गई जाति व्यवस्था की विशेषताओं में से कौन सी सही है? फर्स्ट ऑप्शन है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का खंडात्मक विभाजन, सेकंड ऑप्शन है हायरार्की संस्तरण और थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। तो आपको बताया गया था, जीएस घुरिये ने आपका 6 प्रकार बताया गया था, 6 टाइप उनके द्वारा बताया गया था कौन कौन से आएगा। तो यहाँ पर 3 तो आपको दिया गया और 3 आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कई बार आपको बताया गया था। तो सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी आ जाता है, हायरार्की भी आ जाएगा, लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, फोर्थ ऑप्शन है एलिच मॉर्गन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑकबर्न ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न। कल्चरल लैग क्या होता है आपको कई बार बताया गया था, जब मटेरियल कल्चर आपका आगे बढ़ जाता है किसके रिस्पेक्ट में? नॉन मटेरियल कल्चर के। नॉन मटेरियल कल्चर आपका पिछड़ जाता है, तो इनके बीच में जो लैग उत्पन्न होता है यही आपका कहलाता है कल्चरल लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्तता, सेकंड ऑप्शन है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, थर्ड ऑप्शन है टोटेमिज्म, टोटमवाद, फोर्थ ऑप्शन है मोनेटाइजेशन, मुद्रीकरण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो एब्स्ट्रैक्टनेस है, अमूर्तता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्तता। जबकि आपका लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी, टोटेमिज्म और मोनेटाइजेशन ये आपका सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड एजुकेशन कंसिस्ट इन एक्वायरिंग द मीनिंग ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड लाइफ। किसने परिभाषित किया है सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है? फर्स्ट ऑप्शन बोगार्डस, सेकंड ऑप्शन है रेमंड, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोगार्डस ने आपका डिफाइन किया है कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन कंसिस्ट इन एक्वायरिंग द मीनिंग ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड लाइफ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट बोगार्डस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का फीचर क्या नहीं है ये आपको बताना, नौकरशाही की विशेषता इनमें से कौन नहीं है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स, नियमों का महत्व। सेकेंड ऑप्शन स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण। थर्ड ऑप्शन सैलरी एंड प्रमोशन, वेतन और पदोन्नति। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओरल रूल्स, मौखिक नियम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, इसका पूछा गया कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। तो रूल्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, रिटन रूल होता है उसमें, और आपका स्ट्रेटिफिकेशन भी देखने को मिलता है, आपको हायरार्की मिलती है, और सैलरी एंड प्रमोशन भी होता है। ओरल रूल्स नहीं होता, रिटन रूल्स होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ओरल रूल्स, मौखिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड when a class is somewhat strictly hereditary we may call it a caste। किसने कहा है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट ऑप्शन है डीएन मजूमदार, सेकंड ऑप्शन सीएच कूले, थर्ड ऑप्शन टीएन मदान, और फोर्थ ऑप्शन है एस बी केतकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सीएच कूले ने कहा है कि व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सीएच कूले। तो आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस सेशन में आपका पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं वहीं से देखने को मिल रहा है, चाहे फिर आप आरपीएससी का किए हो या जीआईसी का, पीजीटी का हो गया, यूपीपीसीएस का भी हमने किया था, तो वहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी किया था, तो आप देख सकते हैं वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एज इट इज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल नेचर, सामाजिक प्रकृति। सेकेंड ऑप्शन एंशियंट, पुरातन। थर्ड ऑप्शन यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपको बताना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सोशल नेचर है आपका, एंशियंट भी है आपका, और यूनिवर्सैलिटी भी है, सामाजिक स्तरीकरण की ये सब विशेषता है आपका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इज रिटन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट ऑप्शन है लेविस, सेकंड ऑप्शन टाइलर, थर्ड ऑप्शन माल्थस, फोर्थ ऑप्शन है मीड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ सिंथेटिक स्कूल। निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से कौन सा एक समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हॉबहाउस, सेकंड ऑप्शन सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन गिन्सबर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है आपका जॉर्ज सिमेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं आपका, बहुत इजी है। आप देखिए हॉब हाउस हो गए आपके, सोरोकिन हो गए, गिन्सबर्ग हो गए, ये आपके सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। आपको वो भी बताया गया था, एक ट्रिक भी बताया गया था, गिने हो, कैसे था? गिने हो दुखी शोमा, ऐसे ही करके आपको कुछ बताया गया था। तो गिने से क्या हो गया? हमारे गिन्सबर्ग हो गए थे, हो से हॉब हाउस हो गए थे, दुखी से दुर्खीम हो गए थे, सो से सोरोकिन हो गए थे, और माँ से मैनहीम हो गए थे आपके। तो और यहाँ पर देखिए कौन? जॉर्ज सिमिल। ये आपके फॉर्मल स्कूल से रिलेटेड है, जॉर्ज सिमिल उनके फाउंडर है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, जॉर्ज सिमिल। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, गिने हो दुखी शोमा, तो आपको सिंथेटिक स्कूल से कौन कौन बिलोंग करते हैं आप अच्छे से जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त परिवार की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉमन किचन, सामान्य रसोई घर। सेकंड ऑप्शन है कॉमन वर्शिप, सामान्य पूजा पाठ। थर्ड ऑप्शन स्मॉल साइज, छोटा आकार। फोर्थ ऑप्शन है कॉमन प्रॉपर्टी, सामान्य संपत्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा गया संयुक्त परिवार की विशेषता में क्या इंक्लूड नहीं है, ये पूछा गया है। तो कॉमन किचन होता है, आप सबको पता है,
और इनका कॉमन वर्शिप भी होता है, सामान्य पूजा घर होता है। स्मॉल साइज नहीं होता, बिगर साइज होता है इनका, बड़ा आकार होता है। जो संयुक्त परिवार होते हैं क्योंकि उसमें 2-3 3-4 जनरेशन के लोग एक साथ ही रहते हैं और इनकी कॉमन प्रॉपर्टी भी रहती है। ये भी आपको पता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, स्मॉल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामीनाथन कमिटी वॉज रिलेटेड टू। तो स्वामीनाथन समिति संबंधित थी। फर्स्ट ऑप्शन पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या समस्या से। सेकंड ऑप्शन एड्स से। थर्ड ऑप्शन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से। और फोर्थ ऑप्शन है कास्टिज्म, जातिवाद से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामीनाथन कमिटी जो है किससे रिलेटेड थी? पॉपुलेशन प्रॉब्लम से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज क्लासिफाइड स्टेटस इनटू एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। किसने प्राय स्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त प्राय स्थिति और अर्जित प्राय स्थिति में किया है? फर्स्ट ऑप्शन रॉल्फ लिंटन, सेकंड ऑप्शन माइकल ऑर्गिल, थर्ड ऑप्शन इलियट एंड मेरिल और फोर्थ ऑप्शन है ऑकबर्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस के बीच में किसने क्लासिफाई किया? रॉल्फ लिंटन ने किया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, रॉल्फ लिंटन। तो प्रदत्त प्राय स्थिति एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? जो आपको जन्म से प्रदान कर दिया जाता है। और अचीव्ड स्टेटस क्या होता है? वो आप अचीव करते हैं। ये अर्जित प्राय स्थिति होती है, अपने स्किल के थ्रू, अपने डिग्री के थ्रू जो भी आप कर रहे हैं। मीन्स ये आपको जन्म से नहीं प्राप्त होता, आपको अक्वायर करना पड़ता है अर्जित प्राय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रोसीजर इज यूज्ड when the investigator can so disguise himself as to be accepted as member of the group is called। इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑप्शन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप ऑब्जर्वेशन, सामूहिक प्रेक्षण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा गया कौन सी कार्य प्रणाली है उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि जो इन्वेस्टिगेटर है अपने आप को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, वो खुद पार्टिसिपेट करने लगता है, तो वो आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को कितने प्रकारों में बांटा है? फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 7, फोर्थ ऑप्शन है 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मैकाइवर एंड पेज ने दो मेन फॉर्म्स में कोऑपरेशन का इसको डिस्क्राइब किया है। पहला आपका हो जाता है डायरेक्ट कोऑपरेशन और दूसरा क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन वॉर्ड, सेकंड ऑप्शन स्मॉल, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स और फोर्थ ऑप्शन है स्पेंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको तब बताया गया था जब आपको डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा था। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ये बात वॉर्ड ने कहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड द स्टडी ऑफ कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के कुर्ग पर किसने अध्ययन किया? फर्स्ट ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सेकंड ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, फोर्थ ऑप्शन है एन के बोस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम एस श्रीनिवास जी ने अध्ययन किया आपका कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया पे और उन्होंने बुक भी लिखा है। बुक का नाम क्या है? कई बार आपको बताया गया। बुक पब्लिश हुआ था 1952 में और बुक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स। और ये बुक का नाम आपको याद रखना क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, एम एन श्रीनिवास। और एम एन श्रीनिवास की और भी बुक की बात करें तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये भी पूछा गया आपका 1942 में ये बुक आई थी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया आप सबको पता है, ये भी इन्हीं की बुक का नाम है। रिमेम्बर्ड विलेज तो इनकी बुक का नाम है ही।
और विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1998 में पब्लिश हुआ है, ये बुक भी एम एस श्रीनिवास जी का है। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये सारे बुक का नाम है जो कि आपको याद रखना है। और डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, ये बुक भी नहीं भूलना है, ये भी आपका एम एस श्रीनिवास जी के ही बुक का नाम है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस्ड इंटरव्यू वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू जे गुडे, सेकेंड ऑप्शन है पी के हॉट, थर्ड ऑप्शन है आर के मर्टन, फोर्थ ऑप्शन है पी वी यंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग आर के मर्टन ने किया है फोकस्ड इंटरव्यू का, और इस नाम से इन्होंने बुक भी लिखा था आपका द फोकस्ड इंटरव्यू, जो कि पब्लिश हुआ था 1956 में। और ये बुक का नाम है इनके फोकस्ड इंटरव्यू मर्टन के। आपको ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना फोकस्ड इंटरव्यू बुक का नाम है। किसके बुक का नाम है? आर के मर्टन का, जो कि पब्लिश हुआ था आपका 1956 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, आर के मर्टन। तो आर के मर्टन के और बुक की बात करें तो आपको जैसे सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957 में पब्लिश हुआ, ये बुक भी आपका आर के मर्टन की है। और द सोशोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में पब्लिश हुआ था, ये भी आपका आर के मर्टन का है। तो आर के मर्टन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, मिडिल रेंज थ्योरी भी आर के मर्टन ने दिया था, ये सब आपको पढ़ाया गया था। चलिए फिर यहाँ आपका 2019 का पेपर कंप्लीट सॉल्व कर लिया हमने, और आपने देखा कितने सारे पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला। बट पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। पीवाईक्यू जस्ट अ मिरर, जो आपको बताता है किस टाइप के, किस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेबस रहता है पहले आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर फॉर प्रैक्टिस पर्पज से आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर अब हम मिलेंगे, आपका 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।